एक और मॉड्यूल है, बात करते हैं उसकी। इंपोर्ट, इसका नाम है हमारा टाइम। टाइम मॉड्यूल हमें फंक्शंस अवेलेबल कराता है कि टाइम मॉड्यूल के अंदर आप स्लीप नाम का एक फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को पर्टिकुलर टाइम तक सस्पेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हाई, उसके बाद मैं लास्ट में प्रिंट कराऊंगा बाय। टाइम डॉट स्लीप में हमें सेकेंड्स में देना होगा। मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर 2, तो ये प्रोग्राम हाई प्रिंट करेगा, फिर 2 सेकंड के लिए स्लीप हो जाएगा। स्लीप का मतलब सस्पेंड हो जाएगा, एग्जीक्यूशन आपका आगे नहीं होगा। और उसके बाद फिर आपका 2 सेकंड के बाद आपका बाय प्रिंट होगा। तो अगर आप अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को किसी पॉइंट पर इस तरह से सस्पेंड करना चाहते हैं फोर्सफुली, तो टाइम मॉड्यूल के अंदर स्लीप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब इसको अगर एक कुछ मीनिंगफुल मैनर में समझने की कोशिश करें, तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि एक फॉर लूप लगाया और आई इन रेंज, और ये फॉर लूप हमारे लिए क्या करता है, मान लीजिए 5 की टेबल प्रिंट करा कर देगा। अब मैं चाहता हूँ ये जो 5 की टेबल है, ये हमारा हर इटरेशन पर जब लूप से प्रिंट हो रही है, तो हर इटरेशन को मैं स्लीप करूंगा 1 सेकंड के लिए। तो मैंने कर दिया स्लीप 1। अब थोड़ा सा बेटर फील आ सकता है कि हाँ भी कोई चीज हो रही है तो उसे हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि वो क्या हो रही है। तो इस तरह से अगर मैं एक लूप के अंदर स्लीप लगाता हूँ, तो हम लूप के इटरेशन को स्लोली समझ सकते हैं कि कैसे लूप इटरेट कर रहा है। पहली इटरेशन पे क्या हुआ, सेकंड इटरेशन पे क्या हुआ, क्या हो रहा है। चलो, तो यहाँ पर हम इन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है। टाइम मॉड्यूल ये कह रहा है कि मेरे अंदर एक और फंक्शन है जिसका नाम है सी टाइम। सी टाइम फंक्शन क्या करता है, हमारे सिस्टम का करंट टाइम और डेट फैच करके देता है। जैसे अभी 4:10 19 जुलाई 2023 मेरे कंप्यूटर में हो रहे हैं, आपके में क्या हो रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ये टाइम फैच करके दे देगा। वेडनेसडे जुलाई 19, 4:10 38 2023। ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन बनाऊंगा, तो उसमें आप ट्रांजैक्शन कराते समय यूजर से ये नहीं कहते टाइम एंटर करो ट्रांजैक्शन का। ऑटोमेटिक आपका सिस्टम की जो डेट है वो स्टोर होती है हिस्ट्री के अंदर। तो वहां पर हम इस कोड का यूज कर सकते हैं। आगे चलकर कुछ ऐसे मॉड्यूल्स भी हमें पढ़ने को मिलेंगे जिनसे हम क्या कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अभी जो आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट में पहले वेडनेसडे आ रहा है, मैं चाहता हूँ पहले डे आए, फिर डैश, फिर मंथ आए, फिर ईयर आए, फिर कॉमा के साथ। तो मैं अपने हिसाब से इस पूरे पोर्शन को एडजस्ट कर सकता हूँ कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। उसके लिए फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ आगे मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, वहां से इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो टाइम मॉड्यूल में इस तरह की चीजें हमारे लिए अवेलेबल है। अब एक और है हमारे पास जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर मॉड्यूल का काम है कैलेंडर से रिलेटेड फीचर्स प्रोवाइड करना। अब जैसे आप कैलेंडर गेट करना चाहते हैं किसी मंथ का, तो कैलेंडर मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, और कैलेंडर मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है मंथ। ये आपसे पूछेगा
इस ईयर के किस मंथ का कैलेंडर आपको देखना है। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया 2023 के जुलाई महीने का कैलेंडर देखना है। ये मुझे 2023 जुलाई का कैलेंडर लाकर दे देगा। आज की डेट अगर हम देखें तो 19 जुलाई, 19 जुलाई को क्या है हमारा वेडनेसडे। एक लाइन का कोड आपको कैलेंडर लाकर दे देता है। ठीक है। अब यहाँ पर फेस्टिवल या संडे मंडे में ऑफ ये सब लिख कर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिया के लिए थोड़ी बनाई गई है, वर्ल्ड वाइड चल रही है। तो हर कंट्री के अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, तो वो कहाँ तक लिख कर देंगे, है ना। तो एक बस उन्होंने सिंपल कैलेंडर बनाकर दे दिया। तो अब सर अच्छा हम ऐसा पूछ सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? मैंने कहा पूछो। 1947। अब आपको अगस्त बतानी है, 8वां महीना। 15 तारीख आपको ढूंढनी पड़ेगी कैलेंडर में। ढूंढ ली। तो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। सर ये आगे का बता देगा? मैंने कहा हाँ, आगे का बता देगा। सर बता सकते हो 2050 जनवरी का कैलेंडर क्या होगा? 2050 न्यू ईयर अच्छी बनेगी आपकी, वीकेंड होगा, सैटरडे संडे बनेगा। 1 मिनट रुकेंगे जरा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर मंथ का कैलेंडर गाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि आप जब दुनिया में आए थे तो उस दिन क्या था, संडे था कि मंडे था कि ट्यूसडे था, प्रोग्राम बनाकर आप पता कर लेना घर जाके अपना। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर हम ये पता करना चाहते हैं कि कोई भी हमारा जो मंथ है या कोई भी जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं, तो कैलेंडर मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है इज लीप। इज लीप फंक्शन क्या करता है, आपसे ईयर पूछेगा और आपको बताएगा कि ये लीप ईयर है या नहीं। अगर ये लीप ईयर है तो ट्रू दे देगा, इज लीप। और अगर ये लीप ईयर नहीं है तो ये हमें फॉल्स दे देगा, फॉल्स। यानी कि 2023 हमारा लीप ईयर नहीं है। 2024-25, 2024 हमारा लीप ईयर है, अगला साल हमारा लीप ईयर है। और ये हमारा लीप ईयर नहीं है, 25 वाला। अब आप अगर ये मुझसे पूछोगे सर लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर में चीज़ें हमारे लिए शुभ होती हैं कि अशुभ होती हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। लीप ईयर का अपना एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग चले जाएंगे, समझ लेते हैं। तो अब अगर हम बात करें कैलेंडर, तो कैलेंडर का जो हिस्ट्री है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या आपको लगता है कि नेचर जब फॉर्म हुई होगी तो उस समय कैलेंडर बन गए होंगे? नेचुरल कॉन्सेप्ट नहीं है ना कैलेंडर, ये तो इंसानों का बनाया हुआ टॉपिक है कैलेंडर। इंसानों ने अपनी चीज़ों को समझने के लिए कैलेंडर बनाया होगा, प्रकृति ने थोड़ी बनाया होगा। तो इनिशियली अगर हम देखें तो कैलेंडर का इतिहास मिलता है रोम के अंदर। रोम के अंदर क्या होता था, लोग पहले जो भी हमारे मौसम आ रहे हैं जा रहे हैं उनके एक पैटर्न को समझते थे कि भाई अब बारिश हुई, फिर 10 दिन बाद धूप निकल आई, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे हुआ। तो कई सालों तक रोम के लोगों ने एक पैटर्न को एनालाइज किया। उसके बाद वो समझने लगे कि अगर आज ऐसा हुआ है तो शायद 5 दिन बाद ये होगा, शायद अब ये होने वाला होगा, या अब ठंड आने वाली होगी, या अब जो भी होने वाला होगा। तो कई सालों के ऑब्जर्वेशन के बाद कहीं जाकर एक टूटा फूटा कैलेंडर इन्होंने बनाया होगा। ठीक है। तो बहुत सारे कैलेंडर बनाए गए। शुरू में जो कैलेंडर बनाया गया उसमें 6 महीने ही रखे गए, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, शुरू के 6 महीने ही रखे गए। फिर कैलेंडर को और सही करा गया।
ठीक है। फिर उसके बाद जो कैलेंडर बने उसमें हमारा जो शुरू होता था वो, अगर आप ध्यान से देखो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ना, ये जो महीने हैं ये हमारे कैसे काम करते थे। सितंबर साल का 7वां महीना होता था। सितंबर, सितंबर में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अक्टूबर, ऑक्टा प्रोसेसर, ऑक्टा, ऑक्टल नंबर, ऑक्टा में किसका सेंस आता है, 8 का। नवंबर 9, दिसंबर 10। यानी कि आज हम जो कैलेंडर जानते हैं उसमें दिसंबर 12वां महीना है, नवंबर 10वां महीना है ना, अक्टूबर हमारा एंड सो ऑन। लेकिन इनिशियली जो कैलेंडर था उसमें सितंबर 7वां महीना होता था, और दिसंबर 10वां महीना होता था, जनवरी 11वां महीना होता था, फरवरी 12वां महीना होता था। और कैलेंडर शुरू कहाँ से होता था हमारा, मार्च से। लेटर ऑन कैलेंडर में चेंजेस करे गए, और जनवरी को बना दिया पहला महीना, फरवरी को दूसरा महीना, मार्च को तीसरा महीना। उसके बाद फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई। और आज की डेट में अगर हम देखें तो ये हमारा 10 मई से 12 हो गया, ये 9 से 11 हो गया है, 8 से 10 हो गया, और ये 7 से 9 हो गया। आज सितंबर 9वें महीने में पड़ता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन जिस समय सितंबर का नाम सितंबर रखा गया था, इसलिए रखा गया था क्योंकि ये महीने का, साल का 7वां ये पड़ रहा है। ठीक है। तो महीनों के नाम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर रखने के पीछे जो वजह थी वो इनके संख्या थी, इनमें जो संख्या छुपी हुई है उसके अकॉर्डिंग रखी गई थी। लेटर ऑन इस बात को खत्म कर दिया गया, और 2-2 महीने आगे बढ़ा दिए गए, और महीना साल शुरू करा हमने जनवरी से। अगर आपसे कहा जाए कि बाकी महीनों के नाम कहाँ से आए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये नाम कहाँ से आए, तो इनमें से कुछ नाम रोम के देवी देवताओं के ऊपर हैं। कुछ नाम रोम में जो राजा हुए जिन्होंने कैलेंडर बनाया होगा, उन्होंने अपने फैमिली के नाम पर नाम रख, जैसे अगस्त। अगस्त रोम के कोई राजा थे, उनका लड़के का नाम था अगस्ता। अगस्ता के नाम पर कैलेंडर का जो महीना था अगस्त, वो नाम पड़ा हमारा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है, हम सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे पास लिमिटेड टाइम की। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कैलेंडर में बहुत सारे चेंजेस हुए। एक रोम के राजा आए, जूलियस सीजर। तो उन्होंने एक कैलेंडर बनाया, और उस कैलेंडर का नाम पड़ा जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर। इन्होंने कहा कि अभी तक जो कैलेंडर चल रहा है उस कैलेंडर में एक साल में जो दिन बताए जा रहे हैं 365 बताए गए थे, लेकिन एक साल में 365 दिन नहीं होते हैं। जूलियन कैलेंडर से पहले यही धारणा थी कि एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन जूलियन कैलेंडर ने इस बात को प्रूव करा साइंटिफिकली कि ये हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसमें ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। ये जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है। अपने एक्सिस पर जब ये रोटेट होती है तो जो हिस्सा इधर है उनको रात हो गई, और जो लोग इधर हैं उनके लिए दिन हो गई। जब पृथ्वी घूमती है तो इधर वाले इधर आ जाते हैं, इधर वाले इधर आ जाते हैं, तो दिन और रात ऐसे हो जाती है। तो सूरज ना कभी छुपता है और ना कभी हमारा निकलता है, वो अपनी एक जगह है, हमेशा रहता है। 24 घंटे की सर्विस है सूरज की, हाँ। पृथ्वी घूमती है तो दिन रात आपको फील होते हैं। अब ये जो पृथ्वी है हमारी, ये अपने एक्सिस के अलावा सन के अराउंड भी घूमती है, ऐसे करके। और जब ये टाइम हमारा माना जाता है 1 साल, तो जितने टाइम में पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा लेती है उसको हम क्या मानते हैं, कैलेंडर में 1 साल मानते हैं। तो ये जब देखा गया तो 365 दिन की धारणा चल रही थी कि 365 दिन में ये काम हमारा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ
कि मंगल ग्रह जो होगा हमारा मार्स, उसकी जो स्पीड है हो सकता है पृथ्वी से ज्यादा हो घूमने की। तो वो हो सकता है 180 दिन में पूरा चक्कर लगा ले सूरज का। तो मंगल ग्रह पे एक साल हो सकता है 180 दिन का होता हो सकता है मंगल ग्रह अपने एक्सिस से घूमता होगा तो पृथ्वी से ज्यादा तेज घूमता होगा, तो वहां 24 की जगह 15 घंटे में ही एक चक्कर पूरा लग जाता होगा मंगल ग्रह का अपने एक्सिस पर। तो 24 घंटे का दिन रात होता है, ये ब्रह्मांड में नहीं होता है, ये पृथ्वी ग्रह पे होता है। ठीक है। एक साल में 365 दिन होते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड के ग्रह पे नहीं होते हैं। पृथ्वी ग्रह पर ये कैलकुलेशन सही है। हर ग्रह की अलग अलग कैलकुलेशन होती है। ठीक है। अब जूलियन कैलेंडर में ये कहा गया कि ये जो हमारा 365 वाली कहानी है, इसमें कुछ कमी है। 365 से ही 1/4 टाइम लगता है पृथ्वी को सूरज का पूरा चक्कर लगाने में। अब ये 0.25 कहाँ से हम दिन में ऐड कर दें भाई? एक साल 365 दिन का हो सकता है ना? सवा 365 दिन का साल कैसे बनाए? घड़ी कैसे बनेगी? कैलेंडर बन ही नहीं पाएगा ऐसे तो क्या करा जूलियन कैलेंडर ने? कहा ठीक है, एक काम करते हैं, जब पृथ्वी एक चक्कर लगाएगी तो 1/4 दिन बच गया हमारे पास, उसको हम स्टोर कर लेते हैं कहीं अपना। दूसरा चक्कर लगाएगी, 1/4 दिन फिर बच गया। तीसरा चक्कर लगाएगी, 1/4 दिन फिर बच गया। उसके बाद जब चौथा चक्कर लगाएगी तो अब तक के 1/4 1/4 और अभी वाला 1/4 मिलाकर पूरा क्या बन गया? एक दिन बन गया। जिस साल ये जोड़ा जाएगा उस साल कितने दिन होंगे हमारे? 366। बस उसी को क्या बोलते हैं? लीप ईयर कहते हैं। अब ये एक दिन कहाँ जोड़ा जाए, उसके लिए फरवरी को चुना गया। फरवरी में हमारा ये हो, फरवरी में इनिशियली 28 दिन रखे गए थे। इसलिए रखे गए थे क्योंकि रोम के लोग फरवरी महीने को अशुभ मानते हैं। वहां पर उनके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई थी फरवरी में, तो वो चाहते थे फरवरी जल्दी से निकल जाए हमारा। इसलिए फरवरी को उन्होंने सबसे छोटा महीना बनाया था। लेकिन जब लीप ईयर वाली बात आई तो बैलेंस बनाने के लिए, जो सन के रोटेशन और मून के रोटेशन हो रहे हैं, इनका बैलेंस बनाने के लिए मजबूरी में उनको फरवरी में एक दिन ऐड करना पड़ गया। ठीक है। इनिशियली वो नहीं चाहते थे कि फरवरी में उसको ऐड करा जाए, है ना, लेकिन बैलेंस नहीं बन पा रहा था तो मजबूरी में फरवरी में ही एक दिन ऐड करा गया। तो इसलिए हमारा क्या हुआ, फरवरी उस साल 29 दिन की हमारी होगी। अब क्या हुआ, जूलियन कैलेंडर के बाद रोम में ही एक और राजा हुए, है ना, उनका नाम था ग्रेगोरी। ग्रेगोरी, उन्होंने कहा कि जो जूलियन कैलेंडर कह रहा है वो 100% अभी भी सही नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, है ना। और वो कमियां क्या है, जैसे उसने कहा भाई 365 ऐसा करके, यानी कि इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 365.25 आ गया। तो ग्रेगोरी ने कहा कि वास्तव में ये 365.25 नहीं होता, 365.24 समथिंग 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 होता है। मतलब 4 साल बाद अगर आप अपनी घड़ी को देखोगे तो कुछ सेकंड हमारा वेरिएशन आ गए होंगे। पृथ्वी के और सूरज के जो रोटेशन है उसमें 1 सेकंड 2 सेकंड का डिफरेंस हर 4 साल बाद आ जाएगा अभी भी। पहले तो ये था कि हमारा 1/4 यानी कि लगभग इतना डिफरेंस आ रहा था, लेकिन जूलियन ने आके उसको काफी मैनेज कर दिया। ग्रेगोरी ने साइंटिफिक टेक्निक का यूज करके ये पता करा कि अभी भी हम एकदम सही नहीं है, हर 4 साल बाद कुछ सेकंड का डिफरेंस अभी भी आएगा। तो फिर क्या करा ग्रेगोरी ने, अपना कोई कैलेंडर दिया, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और उसमें हर 14 साल बाद कुछ घंटे या कुछ मिनट ऐड करने का कॉन्सेप्ट रखा उन्होंने, कि हर 14-15 साल बाद हम एक पर्टिकुलर सेकंड या पर्टिकुलर मिनट या पर्टिकुलर घंटे को अपने घड़ी में ऐड करेंगे। ठीक है। अब हमारी जो कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएस, इंग्लैंड, या जितनी भी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज को डिसाइड करना होता है कि किस कैलेंडर को मानेंगी। वर्ल्ड वाइड आज दो ही कैलेंडर चलते हैं, जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरी कैलेंडर। अब हमारा जो कैलेंडर मॉड्यूल है
जो हमने अभी इंपोर्ट करा है, तो पाइथन के डेवलपर्स ने इस कैलेंडर को जो बनाया हुआ है वो ग्रेगोरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। तो जब आप इसे 2050 या 2060 के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो जो आपको आंसर दे रहा है वो ग्रेगोरी कैलेंडर के हिसाब से आंसर दे रहा है, ना कि जूलियन कैलेंडर के हिसाब से आंसर दे रहा है। कुछ देश अभी भी हैं वर्ल्ड में, कुछ देश अभी भी ऐसे हैं जो जूलियन कैलेंडर को ही मानते हैं, ग्रेगोरी कैलेंडर को नहीं मानते, है ना। थोड़ा सा मैं बताता हूँ। आज हम कितनी जुलाई होगी, 19 जुलाई। 19 जुलाई 2023 उन देशों में मानी जाएगी जो ग्रेगोरी कैलेंडर को मानते हैं। अगर कोई देश जूलियन कैलेंडर को आज भी मानता है, तो उस देश में आज 19 जुलाई नहीं है। तो सर कितनी होगी, अब ये तो मुझे भी नहीं पता कितनी होगी। गूगल से एक बार पता करके पूछ लो कितनी होगी। अंदाजा, एक अंदाजा तो लग ही जाएगा। इतना जब पढ़ा है तो थोड़ा ये भी देख लेते। जूलियन वर्सेस ग्रेगोरियन कैलेंडर। द जूलियन कैलेंडर इज 13 days बिहाइंड, हमसे 13 दिन पीछे चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर। So convert from Julian calendar to Gregorian, add 13 days। मतलब अगर कोई देश आज जूलियन कैलेंडर को ही मानता है, तो वहां पर आज 19 जुलाई नहीं होगी, 13 दिन उसमें माइनस कर लो। समझ में आ रही है, वहां पर अभी 6 जुलाई के आसपास होगी। ठीक। तो ये दो कैलेंडर है, इनको मैं ध्यान रखना पड़ेगा। 13 दिन का अभी डिफरेंस चल रहा है, और ये डिफरेंस समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। 13 दिन का अब तक का है, अब तक जब से कैलेंडर बना होगा तब से अब तक इतना डिफरेंस आ चुका है। अब सोचो जब हम और आगे जिएंगे, 100 साल, 200 साल, 300 साल, तो ये डिफरेंस आने वाले टाइम पर 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन का हो जाएगा, और हो जाएगा भी। ठीक है, तो इस तरह से ये कैलेंडर का एक इतिहास है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। तो अब हमारा जो पाइथन का कैलेंडर है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, अब ग्रेगोरियन क्या है समझ में आ गया हमारा। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट जो आप डिफरेंस है टाइम का, अपना गूगल पे जाके घर पे देख लेना। अब अगर आपसे कहा जाए, अगर मैं पूरे साल का कैलेंडर प्रिंट करना चाहूँ, तो पूरे साल का कैलेंडर अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो कैलेंडर मॉड्यूल के अंदर कैलेंडर नाम का ही एक फंक्शन होता है। आप बस ईयर पास करो, पूरे साल का कैलेंडर लाकर आपको ये दे देगा। अब 12 महीने का कैलेंडर प्रिंट होगा एक साथ। तो ये इतना ज्यादा आउटपुट है कि आइडल पे पूरा नहीं दिखाया जा सकता एक साथ। तो एक बटन में हाइड करके दिया गया, इस पे क्लिक करेंगे। ये कैसा आ रहा है, अजीब सा आ रहा है। मैंने अपना रिजोल्यूशन थोड़ा हाई करा हुआ है, मैं रिजोल्यूशन को थोड़ा सा कम करता हूँ, शायद सही आ जाए। तो पहले से कुछ सही हुआ, तो ये आपके स्क्रीन का रिजोल्यूशन अगर सही होगा, मैंने प्रोजेक्टर के अकॉर्डिंग करा हुआ था साइड, तो इसलिए जैग जैग हो गया, वरना प्रॉपर आप चलाएंगे अपने लैपटॉप पर सही चलेगा। मैं इसको वापस से सही कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ही हमारा कैलेंडर मॉड्यूल हो गया, टाइम मॉड्यूल हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक और मॉड्यूल है हमारे पास जिसका नाम है सिस मॉड्यूल। सिस मॉड्यूल ये कह रहा है कि इंटरप्रेटर जब आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, तो उस समय जो भी चीजें हो रही हैं इंटरप्रेटर के अंदर, अगर आप उन चीजों को समझना चाहते हैं, तो सिस मॉड्यूल आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ x = 10, तो अब ये बताओ 10 को जब प्रोग्राम रन होगा, रैम के अंदर
स्टोर किया जाएगा, तो रैम में कितनी मेमोरी कंज्यूम करी है इस 10 ने, ये मुझे पता करना है। सी में क्या होता था, पहले ही बता देते थे कि इंटीजर 2 बाइट्स लेता है या 4 बाइट्स लेता है ना। हर डेटा टाइप के लिए मेमोरी साइज फिक्स होता था। पाइथन में मेमोरी साइज फिक्स नहीं होता है ना। अब जैसे मान लीजिए आप एक लिस्ट बनाकर बैठे हैं, अब इस समय लिस्ट में 2 वैल्यूज हैं, तो लिस्ट 2 वैल्यू के हिसाब से मेमोरी कंज्यूम कर रही होगी। अब आपने आगे का प्रोग्राम चलाया और इसमें ढेरों एलिमेंट अपेंड कर दिए, अपने लूप लगा के एक्सटेंड कर दिया। अब इस पॉइंट पर जो लिस्ट का मेमोरी कंजप्शन है वो बढ़ ही गया होगा। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइप के डेटा का, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे टपल हो, चाहे सेट हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे स्ट्रिंग हो, मैं मेमोरी कंजप्शन पता करना चाहता हूँ, तो सिस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट साइज ऑफ। गेट साइज ऑफ में आप उस टाइप का डेटा पास कर दीजिए जिसका आप साइज पता करना चाहते हैं। तो गेट साइज ऑफ से इस काम को आसानी से किया जा सकता है। अब इसका जो रिटर्न होता है वैल्यू, वो वैल्यू रिटर्न होता है हमारा बाइट्स। तो जो यूनिट आएगी वो बाइट्स में, जीबी में नहीं आएगी, इतने जीबी का मेमोरी लग गया, बाइट्स में आएगी। ठीक है, 28 बाइट्स आया। मेरे लैपटॉप में इतना आया। क्यों सर आपके में नहीं? क्योंकि 64 बिट, 32 बिट, मैकिन्टोश, लिनक्स, विंडोज, ये फैक्टर आते हैं साइज को डिसाइड कर। आपके में कितना आएगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आपका 64 बिट विंडोज हुआ तो इतना ही आएगा, क्योंकि मेरा 64 बिट का कंप्यूटर है विंडोज पर। विंडो चाहे 10 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, सब फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही आएगा। हाँ, अगर किसी का 32 बिट होगा तो आधा कर लेना, 14 आ जाएगा उसका। ठीक है, लिनक्स पर अलग आ सकता है, मैकिन्टोश पर अलग आ सकता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ सर मैं ये स्टोर कर दूं, सर इस बार साइज निकालूं तो कुछ और आएगा। मैंने कहा लगता तो है, अब देख लेते हैं ऐसा है कि नहीं। इनिशियली अगर हम देखें तो इंटीजर बहुत मेमोरी कंज्यूम करता है। सी का इंटीजर 2 बाइट खाता था, बस 2 बाइट। जावा का इंटीजर 4 बाइट खाता है। ठीक है, तो इसका नुकसान ये भी तो है कि आप बहुत बड़ी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते इंटीजर और सी। क्यों? उनकी लिमिट आ गई ना फिर तो, 2 बाइट और 4 बाइट्स। ठीक है, अब सिस मॉड्यूल के अंदर एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि सर ये बताओ एक लिस्ट में कितनी वैल्यू आ सकती है, मैक्स साइज क्या है लिस्ट का? मैं इसमें 5 वैल्यू रख सकता हूँ, 1 2 3 4 5। सर हमें ये बताओ कितनी रख सकते हो मैक्सिमम, कोई लिमिट है कि नहीं? लिस्ट में, टपल में, सेट में, स्ट्रिंग में करेक्टर आ सकते हैं कितने? 1 2 3 4, कितने मतलब कितने लिखोगे? मल्टी लाइन लगा दो, कोई लिमिट विमिट है कि नहीं? तो कितने भी लिख सकते हो स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर। तो किसी भी कंटेनर का मैक्स साइज कितना हो सकता है, ये हर कंप्यूटर के हिसाब से अलग अलग होता है। तो मेरे सिस्टम में कितना हो सकता है, ये मैं अगर पता करना चाहूँ तो सिस मॉड्यूल के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मैक्स साइज। मैक्स साइज इज नॉट ए फंक्शन, मैक्स साइज इज वेरिएबल। जैसे मैंने आपको एक्स वेरिएबल बनाकर दिखाया था उस वाले मॉड्यूल का, P208 वाले का, है ना, उसी तरह से मैक्स साइज एक वेरिएबल है जो हमारा सिस मॉड्यूल के अंदर है। ठीक है, तो अब ये हमें क्या देगा? मैक्सिमम साइज किसी भी कंटेनर का क्या हो सकता है वो ला कर देगा, मैक्स साइज और एक कंटेनर। कंटेनर का मतलब लिस्ट, टपल, सेट, सब आ गए, स्ट्रिंग वगैरह सब। तो ये साइज कितने में? जीबी में, एमबी में? हमने कहा नहीं, ये जीबी एमबी के भी नहीं है, ये काउंटिंग है। दैट मीन्स अगर मान लो इतना आता, भूल जाओ आगे क्या लिखा हुआ है, मान लो मेरा रिजल्ट आता 922, तो मैं आपको ये समझाता कि पाइथन की लिस्ट में मैक्सिमम 922 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये काउंटिंग है, ये इनकी यूनिट नहीं है कोई, जीबी केबी एमबी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता ये रिजल्ट आता, तो 9,000 लगभग एलिमेंट हैं जो लिस्ट में आ सकते हैं। 92,000 आ सकते हैं, 9 लाख आ सकते हैं,
92 लाख आ सकते हैं, 9 करोड़ आ सकते हैं, 92 करोड़ आ सकते हैं। मतलब अब देखो आप समझ सकते हैं मिलियन बिलियन की बात हो रही है। मतलब अगर आपसे ये कहा जाए कि दुनिया की आबादी 750 करोड़ है, हर इंसान का एक नंबर है यूनिक, मुझे पाइथन की लिस्ट में स्टोर करना है, तो हो जाएगा। पाइथन की लिस्ट में 750 करोड़ वैल्यू आराम से आ जाएंगे। इतना डेटा है ये हमारा। मतलब आप अपने लिए कह सकते हो कि जितना है ले आओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर इतना डेटा आसानी से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगेन जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, ये हर सिस्टम के हिसाब से अलग अलग होंगे। मेरे सिस्टम पर ये रिजल्ट, आपके में ये आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। आप अपने सिस्टम के हिसाब से अपना रिजल्ट डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अब सिस मॉड्यूल से ये भी कह रहा है कि अगर आपको आगे के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करवाना है इंटरप्रेटर से, और आप इंटरप्रेटर को एग्जिट करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया बाय। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इंटरप्रेटर आगे जाए ही ना, बंद हो जाए इसी लाइन से। तो मैं सिस मॉड्यूल का एक फंक्शन है, इसका नाम है एग्जिट। एग्जिट कर जाओ, इसी लाइन से क्या होगा, इंटरप्रेटर बंद हो जाएगा। जब इंटरप्रेटर ही नहीं होगा तो आगे का प्रोग्राम फिर कौन चलाएगा। तो इस तरह से दोबारा देखो, बाय आउटपुट में नहीं आएगा, इससे पहले ही बंद हो गया। तो आप मुझसे ये बोलोगे कि सर जब पता था कि आगे चलाना ही नहीं है तो लिखो ही मत आगे, भाई इतना लिख के खत्म करो, तब भी तो ये क्या सेम आउटपुट आएगा। लिख रहे हो, लिख कर इंटरप्रेटर परेशान हो रहा है, आप भी लिख कर परेशान हो रहे हो, तो लिख ही क्यों रहे हो। तो उसका आंसर हम ये दे सकते हैं कि अभी हमारे पास वो सिचुएशन नहीं है। मान लीजिए हम एक पाइथन प्रोग्राम बना रहे हैं, और जो एक फाइल से डेटा रीड करेगा। अब मैंने क्या करा, फाइल को ओपन करा, फाइल से डेटा रीड करा। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं जिस फाइल को आप ओपन कर रहे हैं वो कल तो थी, लेकिन आज किसी ने डिलीट मार दी, ऐसा हो सकता है? फाइल है वो तो बाहर रखी हुई है। अब ये प्रोग्राम कल तो चल रहा था, जब आज चलाऊंगा तो फिर फाइल ओपन होते ही क्या आ जाएगी, प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। तो आगे वाला कोड क्या करोगे चला के, जब फाइल ओपन नहीं हो रही तो आगे रीड क्या करोगे। तो हम क्या चाहते हैं, अगर फाइल नहीं मिली तो बंद हो जाए प्रोग्राम, एग्जिट। तो हम क्या करते हैं, एग्जिट को डायरेक्ट कभी एग्जीक्यूट नहीं करते, कंडीशनली एग्जीक्यूट करते हैं। हम पहले अपने लिए कुछ चेक करेंगे, सब कुछ मेरे हिसाब से है तो चलने देते हैं प्रोग्राम आगे, और सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है तो फिर प्रोग्राम को आगे हम रन नहीं कराते हैं, क्या कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या इसकी जगह पर ब्रेक लगा सकते थे? ब्रेक लूप को एग्जिट करता है, प्रोग्राम को एग्जिट नहीं करता। अभी क्या, अभी एरर आ जाएगी, बोलेगा लूप है नहीं, आप ब्रेक लगा रहे हो। ब्रेक आउटसाइड। ठीक है, एग्जिट लूप के अंदर ही, नहीं एग्जिट तो कहीं भी चल जाएगा। एग्जिट का काम है इंटरप्रेटर को बंद कर देना, चाहे आप लूप के अंदर लगाओ, चाहे इफ के अंदर लगाओ, चाहे डायरेक्ट अपने कोड में कहीं भी लगाओ। ठीक है, उसके लिए कोई शर्त नहीं है। ब्रेक के लिए शर्त है। सर फंक्शन जब पढ़ाए थे आपने तब आपने रिटर्न में बताया था, रिटर्न के आगे फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो पाइथन के प्रोग्राम के साथ ये लाइन बोल सकते हैं कि रिटर्न लगाने के आगे का कोड नहीं चलता है, फंक्शन में हमने देखा हुआ है। मैंने कहा नहीं चलेगा, फिर एरर आ जाएगी। रिटर्न आउटसाइड फंक्शन, रिटर्न फंक्शन को बंद करता है, फंक्शन नहीं है तो एरर आ जाएगी। चलिए, तो एग्जिट क्या करता है ये हमारी समझ में आ गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सिस के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई भी मॉड्यूल मैं इंपोर्ट करता हूँ और वो किसी डिफरेंट पाथ पे रखा हुआ है, तो पहले आप एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाकर पाइथन पाथ को कॉन्फ़िगर करके आते हैं। आप उसको ना भी करके आए तो यहाँ से भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगर। कैसे, sys डॉट पाथ डॉट अपेंड, और वो पाथ आप यहाँ लिख सकते हैं जहाँ पर आपका मॉड्यूल रखा हो। उसके बाद फिर आप इंपोर्ट करेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी मॉड्यूल अगर सेम फोल्डर में नहीं है और लाइब्रेरी फोल्डर में भी नहीं है, किसी डिफरेंट लोकेशन पे है, तो पहले इंपोर्ट करेंगे सिस मॉड्यूल, और सिस मॉड्यूल के अंदर पाथ नाम का एक लिस्ट है, और इस लिस्ट में अपना वाला पाथ आप क्या कर दोगे, अपेंड कर दोगे, तो भी इंटरप्रेटर आइडेंटिफाई कर लेगा इस पाथ पर रखे मॉड्यूल के लिए।
कुल मिलाकर आप इन सारे में एक ही चीज कॉमन पाओगे, क्या, कि हम सिस मॉड्यूल के थ्रू इंटरप्रेटर से बात कर पा रहे हैं, इंटरप्रेटर को अपनी बातें बता पा रहे हैं, इंटरप्रेटर की बातें हम उससे गेट कर पा रहे हैं कि वो क्या कर रहा है हमारे प्रोग्राम। जब भी इंटरप्रेटर से बात करनी होती है हमें, हम सिस मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। अभी मैंने इसके बहुत सारे फंक्शन नहीं पढ़े हैं, लेकिन अब मुझे एक आइडिया लग गया कि हाँ, सिस मॉड्यूल इंटरप्रेटर से बात करने के लिए यूज होता है। ठीक है, आगे देखो। इंपोर्ट एक मॉड्यूल है जिसका नाम है मैथ। जैसा नाम वैसा काम। मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशन है उनको करने के लिए यूज होता है। अब सर मैथमेटिक्स कौन सी, क्लास 10th की, ग्रेजुएशन वाली, क्लास 5th की, कौन सी वाली? क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब तो ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, एलजेब्रा, मैट्रिक्स, स्टैट्स, डायनामिक्स, पता नहीं क्या क्या थी। तो क्या जितने भी हमने गणित पढ़ी है, सारी गणित का कॉन्सेप्ट इस मॉड्यूल के अंदर आ जाएगा? हमने कहा 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी चीजें मिल जाएंगी। इसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन मिल जाएंगे। आपको साइन 45 की वैल्यू निकालनी है, कॉस 90 की वैल्यू निकालनी है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, हाइपरबोलिक फंक्शन पे काम करना है, जीसीडी निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है ना? तो इस तरह के जो बेसिक ऑपरेशन मैथ्स में होते हैं उनसे रिलेटेड फंक्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कैलकुलस वाले फंक्शन नहीं है, एलजेब्रा के मिल जाएंगे, लॉग वाले फंक्शन आपको मिल जाएंगे, एक्सपोनेंट वाले फंक्शन आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो मिल जाएंगी, लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा, तो जितना मिल जाएगा उतने को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो अब जैसे मैथ मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है हमारा जिसका नाम है SQRT, स्क्वायर रूट। किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, जैसे आसान करने के लिए मैंने 16 का स्क्वायर रूट निकालना, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 4। 16 का स्क्वायर रूट हो गया हमारा। और एक होता है स्क्वायर, एक होता है स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट निकालता है। अब किसी ऐसे नंबर का निकाल लो जो खुद से ना निकल पाए, हमसे निकलेगा नहीं, हमारा प्रोग्राम निकाल देगा फटाफट। या हमसे निकलेगा तो सुबह से शाम हो जाएगी इसको निकालने में, या बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन प्रोग्राम से निकालोगे तो फटाफट निकल आएगा। इसी तरह से एक फंक्शन अभी ऐड करा है 3.11 में, क्यूब रूट करके। एक बार चेक करो है या नहीं। CBRT करा क्या आपने? एक बार हमें सिखा दो। मैंने क्या करा, क्विकली मुझे ये जानना है कि मैथ मॉड्यूल में जो मैं सोच रहा हूँ उस नाम का फंक्शन है या नहीं, या उसकी प्रॉपर स्पेलिंग क्या है। तो एक तरीका तो मैंने कल बताया था, हेल्प लगा के। हेल्प लगाकर लिखने में मुझे हेल्प लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा क्विक तरीका हम जानना चाहते हैं। मॉड्यूल का नाम लिखो, डॉट लगाओ, 3 सेकंड का वेट करो, है ना, 2 से 5 सेकंड का वेट करो। लैपटॉप में कितना कॉन्फ़िगरेशन उसके हिसाब से वो टाइम होगा, तो 2 से 5 सेकंड में लिस्ट पॉपअप हो जाएगी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसमें जितने फंक्शंस हैं सबके नाम आ गए। अब आपके मन में आया क्यूब रूट, तो मुझे दिख गया, देखो, CBRT, क्यूब रूट। अब आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, तो हेल्प के अंदर math.cbrt लिख दो। इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप पढ़ सकते हो। इसको यूज करते समय मुझे आर्गुमेंट क्या पास करना है, ये मुझे क्या वापस करेगा, इस तरह से आप हेल्प से पढ़ सकते हो। तो क्यूब रूट ये निकाल दिया, मान लीजिए मैंने 27। ठीक है, तो क्यूब रूट क्या बताता है, कितने की पावर 3 करें कि 27 आ जाए, वो 27 का क्या होगा, क्यूब रूट होगा। 3 की पावर 3 कर दो तो क्या निकल जाएगा, 27 आ जाएगा बहरहाल। स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपके में नहीं चलेगा अगर आप जुपिटर यूज करते हो तो, क्योंकि जुपिटर में 3.10 पाइथन चलती है, उसमें क्यूब रूट फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन अभी ऐड करा है 3.11 में।
एक बार ट्राई करके देख लेना। किसी भी नंबर का मुझे सीलिंग फ्लोर वैल्यू चाहिए। अब देखो, यहाँ पर मैथ मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है सील। तो सील फंक्शन क्या करता है? सील फंक्शन किसी भी फ्लोट का इंटीजर बनाकर देता है। ठीक है, किसी भी फ्लोट का इंटीजर बनाकर देता है। तो मैंने लिखा, मान लीजिए यहाँ पर 2.6 इसकी सीलिंग वैल्यू आएगी। फिर लिख दिया मैंने, एक है जिसका नाम है फ्लोर, इसकी फ्लोर वैल्यू आएगी। एक है इसके अंदर ट्रंकेट, ट्रंकेट करके एक फंक्शन होगा, TRUNC, ट्रंकेट 2. तो किसी भी फ्लोट वैल्यू को अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसा करने के आपके पास कई तरीके होते हैं। पहला तरीका है सील फंक्शन, दूसरा तरीका है आपका फ्लोर फंक्शन, तीसरा तरीका है ट्रंकेट फंक्शन, चौथा तरीका है राउंड फंक्शन। राउंड भी एक फंक्शन होता है। ये चार तरीके हैं किसी भी फ्लोट को इंटीजर बनाने के। और एक और है इंट फंक्शन, इंट फंक्शन भी होता है। पांच तरीके हैं। इन पांच में तीन मैथ मॉड्यूल के अंदर मिलते हैं, बाकी के दो बिना मैथ मॉड्यूल के मिलते हैं। एक बार समझने की कोशिश करते हैं इन सब। तो जो सीलिंग फंक्शन है, इसका नाम सीलिंग रखा गया है हमारे घरों में जो सीलिंग फैन लगे होते हैं वहां से निकाल कर। सीलिंग फैन का मतलब क्या होता है? छत पे लगने वाला पंखा। छत कहाँ होती है? ऊपर। तो ये कह रहा है बस यही साइंस है मेरा, मैं इसको नेक्स्ट इंटीजर पे प्रमोट करूं, नेक्स्ट इंटीजर पे प्रमोट करूं। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि दशमलव के बाद की संख्या 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है। अगर मैं 2.3 भी कर दूं या 2.2 भी कर दूं, तो ये नेक्स्ट इंटीजर में ही प्रमोट होगा। ठीक है, यानी कि सीलिंग फंक्शन किसी भी फ्लोट को इंटीजर बनाते समय ये नहीं देखता कि फ्रैक्शन वाला पार्ट 0.5 है या 0.5 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, ये सिर्फ ये कह रहा है कि मैं क्लियर हूं, जो भी संख्या लिखी है वो अपने नेक्स्ट इंटीजर पे प्रमोट हो जाएगी। तो इसका आंसर सीधे सीधे 3 आएगा, इस वाले का 3 आएगा। तो इसको याद रखने की ट्रिक यही है, सीलिंग फैन ऊपर लगा होता है, ऊपर मतलब नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट इंटीजर पे चला जाएगा। फर्श, फ्लोर माने होता है फर्श। फर्श किधर होता है? नीचे। तो ये प्रीवियस इंटीजर पे हमारा ये जाएगा प्रीवियस इंटीजर वैल्यू पर। अब दशमलव के आगे क्या है मतलब नहीं है, तो 2.6 से पहले इंटीजर क्या आएगा? 2। और 2.2 के बाद का इंटीजर क्या आएगा? 3। तो इन दोनों के आउटपुट क्लियर हो गए। फ्लोर माने फर्श, फर्श होता है नीचे, मतलब पीछे वाली इंटीजर वैल्यू पे जाएगा। सीलिंग फैन ऊपर होता है, सील माने ऊपर, यानी कि नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू पे जाएगा। तो इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। दशमलव के आगे क्या लिखा है मतलब ही नहीं है क्या लिखा है। ट्रंकेट, ट्रंकेट वो कहानी है जो हम अपने दुनिया में जनरली देखते हैं। जैसे अगर मैंने पेट्रोल पड़वाया, पेट्रोल पड़ा पॉइंट, मान लो 205.6 का, तो 206 मांगेगा वो आपसे। और अगर पेट्रोल पड़ा आपका 205.3 का, तो आप लड़ जाओगे, 205 देकर आओगे, वो मान जाएगा बात आप। तो यहाँ पर वो एक आम इंसान ना तो सीलिंग लगा रहा है ना फ्लोर लगा रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ सीलिंग लगा दूंगा
तो लड़ाई हो जाएगी दोनों में। बोलेगा तुम एक पैसा नहीं छोड़ सकते, 206 मांग रहे हो हमसे। तो यहाँ पर जो तरीका यूज होता है वो कौन सा होता है, ट्रंकेट वाला। तो ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट हमारा पॉइंट के आगे क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा डिसाइड करता है। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ट्रंकेट को 3 बार लिखना होगा। एक बार 0.4 के साथ, क्योंकि इसका खेल दशमलव के आगे क्या लिखा है वहां से शुरू होता है। 0.5 क्या लिखा है और 2.6। ये तो क्लियर है, 0.5 से ऊपर नेक्स्ट पे जाएगा, 0.5 से नीचे प्रीवियस पे जाएगा। एग्जैक्ट 0.5 पे कहाँ जाता है बस वही देखना है ना। चलो अब सबके आंसर एक बार समझ लेते हैं क्या क्या है। सर इस वाले का आया 2, ठीक है। इस वाले का आया हमारा यहाँ पर, सर सबके 2 आ रहे हैं, तो ये भी 2 आया। उसके बाद 2.4 का भी 2, 2.6, सर इसी का 3 आया। बस एक एक करके सबके लिख लो। पहले 2.2 वाले का सीलिंग वैल्यू क्या आया, 3। और फ्लोर वाले का कितना आया, 2। ये तो सर सही निकला आपका। ट्रंकेट 2.4 का क्या आ गया हमारा, इसका भी आंसर 2 आया। और सर सभी के 2 आ गए, ये तो इसका भी 2 आ गया और इसका भी 2 आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको समझाएंगे अभी। एक फंक्शन और जिसका नाम था हमारा राउंड। राउंड फंक्शन करा, एक बार मुझे भी यूज करके देख लो। 2.4, 2.5, 2.6। अब देखो भाई, राउंड फंक्शन का आउटपुट क्या आया, लास्ट वाले का कितना आया, 3। और इन दोनों का आया 2 और 2। यानी कि जो हम रियल लाइफ में करते हैं वो वास्तव में पाइथन में बिहेवियर देने वाला फंक्शन कौन सा निकला, राउंड निकला। और राउंड फंक्शन ने क्लियर कर दिया कि अगर वैल्यू 0.5 या 0.5 से बिलो हुई तो प्रीवियस वाले पे जाऊंगा, और 0.5 से अबव होगी तभी नेक्स्ट वाले पर मैं जाऊंगा। सर ट्रंकेट का नहीं बताया आप, ट्रंकेट का तो रह गया। अब ट्रंकेट कह रहा है कि मैं नियरेस्ट जीरो की तरफ ट्रंकेट करता हूँ, नियरेस्ट जीरो की तरफ। सर ये बात कहाँ से आ गई, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक नंबर स्केल डिजाइन करते हैं। नंबर स्केल पर ये -n मान लेते हैं और ये +n मान लेते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा। और ये मेरा जीरो। अब देखो जीरो के बाद ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, ये -2, ये -3 एंड सो ऑन। अब अगर मैं आपसे कहूँ 2.4 कहाँ आएगा, तो 2.4 यहाँ कहीं आएगा, 2.5 यहाँ कहीं आएगा, 2.6 यहाँ कहीं आएगा। अब ट्रंकेट ये कहता है कि मैं जीरो की तरफ जो हमारा इंटीजर पड़ेगा नेक्स्ट, उस पर राउंड हो जाऊंगा। तो जब मैं यहाँ से जीरो की तरफ चलूंगा, इधर जाऊंगा, तो सबसे पहला इंटीजर कौन सा मिला मुझे, 2। इसलिए तीनों के तीनों कहाँ राउंड हो गए हमारा, 2 पे राउंड। अब इस बात को मान लीजिए सर हम नहीं जानते थे, तो हम कैसे पता करें। तो अच्छा आप बताओ, अगर मुझे इस बात को पता करना है पाइथन से पूछकर कि ट्रंकेट फंक्शन कैसे काम करता है, तो क्या लिखूं यहाँ पर मैं, प्रिंट नहीं, सीधे क्या लगाओगे, हेल्प। और हेल्प के अंदर क्या पास कर दोगे, मैथ डॉट ट्रंक। पढ़ लो एक बार। truncates the real x to the nearest integral towards जीरो। किधर की तरफ जाता है हमारा, जीरो की, है ना। तो जो रियल नंबर x है आपका ये वाला, इसको नियरेस्ट इंटीजर की तरफ लेके जाएगा टुवर्ड जीरो, जो जीरो की तरफ सबसे नियरेस्ट हमारा पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हम इस बात को पढ़ गए, कोशिश करना आंसर देने की, मैथ डॉट ट्रंकेट -1.5, इसका आउटपुट क्या आएगा।
-1.5 का आउटपुट कितना आएगा? नंबर स्केल जब तक नहीं लाओगे इमेजिनेशन में तब तक शायद सही आंसर ना दे पाओ। -n, +n, ये हम कहाँ है? 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, -3, -4। अब ये तो -1.5 कहाँ पड़ेगा? 1 ये है, -2 है, यहाँ कहीं पड़ेगा। ये -1.5 हो गया। अब 0 की तरफ बढ़ो, बढ़ गए। अब बताओ सबसे पहला इंटीजर कौन सा पड़ा? ठीक है, चलो देखते हैं एक बार ऐसा ही है या कुछ और आएगा, क्योंकि अगर -2 पड़ेगा तो ये तो और इधर चला जाएगा हमारा। ठीक है, अब इस तरह से ये कहानी हमारी समझ में आ जाती है कि फ्लोर, सीलिंग क्लियर हो गए। ट्रंकेट टुवर्ड्स 0, नियरेस्ट इंटीजर पे ट्रंकेट करेगा। ठीक है, और राउंड अपना जो लॉजिक है उस लगा के हमारा 0.5 या 0.5 से कम होने पर फ्रैक्शन वाला पार्ट हमारा प्रीवियस इंटीजर पे जाएगा, और अगर 0.5 से ग्रेटर वाला फ्रैक्शन है तो नेक्स्ट इंटीजर पे राउंड हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो राउंड फंक्शन है, ये राउंड फंक्शन का एक बिहेवियर और देख लो। राउंड फंक्शन कह रहा है कि भाई अगर आपने यहाँ लिखा होता 2 पॉइंट ऐसे ऐसे करके, ठीक है, मान लो ऐसे करके आपने कुछ भी लिख दिया हो, तो बाय डिफॉल्ट ये कहाँ राउंड हो जाएगा? 2 पर जाएगा, 3 पर जाएगा? 2.3। अगर यहाँ पॉइंट के आगे 0.5 या 0.5 से कम है तो प्रीवियस पे जाता है, और अगर ज्यादा है तो हमारा 2 पॉइंट उस पर जाता है। तो अभी ये किस पर जाएगा? 2 पर जाना चाहिए, इसका आउटपुट 2 आना चाहिए। अब मैं इसको ये कह सकता हूँ कि भाई मुझे ना राउंड इंटीजर में करना ही नहीं है, मैं फ्लोट में ही रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को राउंड करना चाहता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉमा लगाकर डेसिमल पॉइंट बता देंगे 3। इसका मतलब है जब मैं राउंड में कॉमा लगाकर एक वैल्यू और लिखता हूं तो वो फ्रैक्शन वाले पार्ट को राउंड करने के लिए यूज होता है। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लेस की जगह 3 प्लेस पर राउंड हो जाएगा। 1, 2। इस तरह से हमारा राउंड वाला कॉन्सेप्ट चलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैथ मॉड्यूल ये कह रहा है कि कई बार ऐसा होगा कि आप अपने प्रोग्राम में इनफाइनाइट पे काम करना चाहते होगे, लेकिन कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे इनफाइनाइट? देखो हम गणित पढ़ रहे हैं, तो गणित में इनफाइनाइट जब तक ना पढ़ा जाए तब तक गणित अधूरी रहती है। तो अब मैं आपसे कहूं कि मैंने 4 को भाग करा 2 से, तो सर इसमें रिजल्ट 2 आएगा, कोई नई बात तो है ही नहीं। मैंने 0 को भाग करा 2 से, कितना रिजल्ट आएगा? 0 आएगा। मैंने 2 को भाग कर दिया 0 से, 2 को भाग कर दिया 0 से, तो गणित कहती है इसको इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सिंबल होता है ना। अब अगर मैं कहूँ 0 को भाग कर दिया 0 से, तो जब ऊपर नंबर 0 हो तो रिजल्ट 0 आता है, जब नीचे नंबर 0 हो तो रिजल्ट डिफिनेट आता है, जब दोनों ही 0 हो तो देखो 3 ऑप्शन है। 0 एकम 0, एक भी आ सकता है, तो 0 भी आएगा, इनफाइनाइट भी आएगा। गणित वाले कह रहे हैं अभी रिसर्च जारी है, इसका आंसर हम भी नहीं जानते। नॉट डिफाइंड, इसको अभी हम नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में रखते हैं। ये तो है गणित। अब पाइथन की गणित समझते हैं। पाइथन गणित में का हमारे यहाँ भी यही होगा, इसका आंसर हमारे भी यही आएगा।
इसका आंसर भी यही आएगा हमारे यहाँ पर। लेकिन हम इनफाइनाइट को नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि हमारे यहाँ पर हर डेटा टाइप का कोई ना कोई एक मैक्स लिमिट तो होगा ही होगा। अब मैं इनफाइनाइट को दिखाएं कहाँ पर? इनफाइनाइट इंटीजर तो नहीं हो सकता ना। टू तो इंटीजर हो गया, इंटीजर कहीं तो रुकेगा जाकर। इनफाइनाइट तो कहीं रुक ही नहीं रहा है। तो अब इसे हम अपने पाइथन में कैसे स्टोर कर दें, कहाँ रखें इसे इनफाइनाइट? तो फिर पाइथन में किसी भी नंबर को जीरो से भाग करना एरर हो जाती है। जीरो बटे जीरो भी एरर है, और किसी भी नंबर को जीरो से भाग करना भी क्या होती है? एरर ही होती है। तो ये गणित जो हम कागज पे चलाते हैं, ये गणित पाइथन में यहाँ पर नहीं चलती। अब अगर मैं किसी भी नंबर को भाग कर दूं जीरो से, तो एरर आ जाएगी, डिवीजन बाई जीरो। अब मैं चाहे जीरो को भाग करूं जीरो से, तो भी सेम रिजल्ट आएगा, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं जीरो भाग 20, तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कर दोगे ऐसे करके, तो सर ये एरर। अब हमसे कहा गया कि पाइथन में अगर आपको इनफाइनाइट पे कभी काम करना पड़ गया, तो इनफाइनाइट के लिए हमने मैथ मॉड्यूल के अंदर एक वेरिएबल बनाए जिसका नाम है INF। INF वेरिएबल इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करता है पाइथन। INF वेरिएबल की वैल्यू INF ही होती है, लिख कर आएगी, सिंबल बनकर नहीं आएगी। तो जब भी आपको पाइथन में इनफाइनाइट पे काम करना हो, तो आप डायरेक्ट कभी कोड नहीं लिख पाएंगे। उसके लिए हमेशा मैथ मॉड्यूल का INF वेरिएबल ही आपको यूज करना पड़ेगा। मैथ मॉड्यूल में INF वेरिएबल के अलावा और भी वेरिएबल हैं। जैसे एक का नाम है पाई। अब गैस करो, पाई वेरिएबल की वैल्यू क्या रखी होगी उन लोगों ने? 22/7 होती है पाई का मतलब, 3.14 समथिंग आएगा। तो इसी तरह से टाउ नाम का भी एक वेरिएबल है। टाउ कहीं पढ़ा होगा आपने, है ना। तो मैथ मॉड्यूल के अंदर ये चार पांच वेरिएबल है जो मैथ में ज्यादातर यूज होते हैं हमारे। ठीक है। मैथ मॉड्यूल में एक फंक्शन और है जिसका नाम है फैक्टोरियल। याद करो, मैंने लूप में आपको ये सिखाया था कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। अब मैथ मॉड्यूल कह रहा है मेरे पास बना बनाया फंक्शन है, मुझसे पूछ लो, अपना लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं। फैक्टोरियल ऑफ 5 का मतलब क्या है? 1 की लेके 5 तक मल्टीप्लीकेशन, या 5 की मल्टीप्लीकेशन 1 तक कर दो, कितना आएगा? 0.20। तो किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि फैक्टोरियल का यूज कहाँ पर होता है? परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन वगैरह को निकालने के लिए, है ना। तो फैक्टोरियल का यूज आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए कर सकते हैं। ठीक। अब अगर आपसे कहा जाए, फैक्टोरियल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके हम नंबर्स में हैकिंग भी कर सकते हैं। मतलब अगर हम एक आम आदमी की भाषा में बोलें, तो हम आपके ATM का पिन हैक कर सकते हैं, आपका बैंक का पासवर्ड भी हैक कर सकते हैं, आपका जीमेल का पासवर्ड, या कोई सा भी पासवर्ड आपने लगाया होगा, उसको हैक किया जा सकता है। इतनी पावर है फैक्टोरियल के अंदर। सर करके दिखाओगे? कोशिश करते हैं, चलो। आपका ATM पिन हैक करके दिखाते हैं, है ना। सबका, जितने बैठे हैं सबका पिन सबके सामने आ जाएगा, आप देख लेना एक बार। तो गणित क्या कहती है उसको समझते हैं। गणित ये कहती है कि मान लीजिए बैंक वाला ये कह दे आपसे कि आप अपना पिन बनाने के लिए सिर्फ दो ही डिजिट यूज कर सकते हो, एक 5 और एक 6, और दो ही लेंथ का आप पिन बना सकते हो। अब एक छोटा बच्चा भी गैस कर लेगा आपका पासवर्ड पिन का। मैं छोटे लेवल से समझा रहा हूँ, है ना। बैंक ने ये कह दिया कि आप पासवर्ड बनाओ अपना, या पिन बनाओ ATM का, लेकिन दो ही डिजिट का यूज करके बना सकते हो, 5 और 6, और दो ही लेंथ का बना सकते हो। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा? 5 and 5। दूसरा क्या होगा? 6 and 6। तीसरा क्या होगा? 5 6। चौथा क्या होगा? खत्म। आपका पिन इन्हीं में से कोई एक होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि सर आप एक नंबर और यूज कर लो, चलो 7, अब आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई
5 5, 5 6, 5 7 भी तो हो सकता है, 7 5 भी हो सकता है, 6 7 भी हो सकता है, 7 6 भी हो सकता है, 7 7 भी हो सकता है। एक डिजिट और बढ़ाने से कितने कॉम्बिनेशन बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो अगर मैं ये कहूं कि अगर मैं आपको 0 से 1 2 3 इतने ही तो होते हैं, पिन नंबरों में ही तो होता है। अब आप जनरली पिन 4 डिजिट के ही बनाते हो। पॉसिबल जो नंबर्स हैं जो आप 4 डिजिट का पिन बनाने में यूज कर सकते हो, वो 0 से लेकर 9 के बीच का ही होगा कोई। तो क्या थियोरटिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप दुनिया के हर इंसान का एटीएम पिन बता पाए? बिल्कुल पॉसिबल है यार, क्या गलत है इसमें बताओ। मैं जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 से 9 के, 4 4 डिजिट के, सार लिख देता हूँ, उन्हीं में से कोई एक होगा। अब आप प्रोग्राम जानते हो, लूप लगा लो आप, ऑल लूप लगा लो, सब निकल कर आ जाएंगे फटाफट। तो ये जो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते होंगे, इनको कंप्यूट करने में कि कितने हो सकते हैं, किसका यूज होता होगा हमारा, फैक्टोरियल का यूज होता। जब मोबाइल नंबर 10 डिजिट के बनाए गए थे, तो यही सोच के बनाए गए थे कि हमें इतने मोबाइल नंबर अवेलेबल हो जाएं कि अगर एक एक आदमी 4 4 सिम रखे और हमें सबको ऐसा करना पड़े तो सारे कॉम्बिनेशन कम ना पड़े। तब ये सोचा गया चलो 10 डिजिट का बना लेते हैं, बहुत है। फ्यूचर तक अगर कई 100 साल तक भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हो जाएगा कवर। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए सर इसी के ऊपर एक प्रोग्राम बनाकर दिखा दो, फैक्टोरियल की दुनिया के ऊपर, तो पाइथन का एक काम करो, आपको हम हेल्प कर देते हैं। हमने एक मॉड्यूल इसी बात के लिए बना दिया है जिसका नाम है इटरेटर टूल्स। इटरेटर टूल्स नाम का एक मॉड्यूल होता है, वो ये कहता है कि मैं फैक्टोरियल का यूज करके परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो जो कभी आपने गणित में पढ़ा होगा 9th क्लास में, वो सब मैं कर देता हूँ। हमने कहा ठीक है। तो एक होता है परम्यूटेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन। फार्मूला याद है किसी को, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्या होता था? एनसीआर एनपीआर करके फार्मूला होता था ना। परम्यूटेशन का फार्मूला क्या होता था? फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, शायद ये होता था एनपीआर का। इसे बोलते हैं परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन फार्मूला क्या होता था? एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन, एन माइनस आर मल्टीप्लाई फैक्टोरियल आर। अब मैं ये कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये इसका होता है कि ये इसका होता है। सही लिखा है? चलो आपने कह दिया सही लिखा है, अब मैं इसको पाइथन से वेरीफाई कराता हूँ कि हमने सही सोचा है कि नहीं सोचा। मैंने क्या करा, मैंने एक लिस्ट बनाई। इस लिस्ट में मैंने लिख दिया 1 2 3, सिर्फ इतना लिखा। अब मैं इटरेटर टूल्स के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन नाम का ही क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है इटरेटर टूल्स के अंदर। ये कह रहा है लाओ मुझे दे दो लिस्ट। ठीक है, और मुझे बताओ कि कितने कितने लेंथ के आपको बनाने हैं। एक बार क्या करते हैं, इसका हेल्प लगा के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं, ताकि नंबर ऑफ आर्गुमेंट को हम समझ पाए बेटर। रिटर्न्स सक्सेसिव आर लेंथ, आर आर्गुमेंट देना है। तो इटरेटर टूल्स डॉट परम्यूटेशंस एक्स, और ये आर। आर की वैल्यू मान लीजिए मैंने यहाँ पर मान लीजिए 2 कर दी। जितने भी परम्यूटेशंस हैं वो सारे मेरे बन जाएंगे। इन सारे परम्यूटेशन को लूप लगाकर मैं निकाल लेता हूँ। और आई इन
अब जरा समझते हैं। इस फार्मूले में जो एन है वो इस लिस्ट की लेंथ कितनी है? 3। तो वैल्यू पुट कर दो फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल एन माइनस आर, यानी कि फैक्टोरियल कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर मैं लगाऊं तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 6। अब अगर मैं इसको लगाऊं तो ये फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 2, यानी कि 6 डिवाइड बाई कितना हो गया? 2, यानी कि टोटल रिजल्ट कितना आया? 3। अब मैं ये चेक करता हूँ कि फार्मूला मैंने उल्टा लिख दिया कि सही लिख दिया। कितने बनकर आए? 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 परम्यूटेशन बनकर आई। तो ये जो फार्मूला हमें कभी रटवाया गया था 9th 10th में, ये फार्मूला का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि हम इस फार्मूले से ये पता कर सकते थे कि कितने पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं जो बनाए जा सकते होंगे अगर मेरे पास एक ग्रुप है जिसका साइज n है और उस ग्रुप से मैं बहुत सारे परम्यूटेशन जनरेट करूं ऑफ साइज आर के। आर का मतलब जो लेंथ है जो मेरे परम्यूटेशन की मैं चाहता हूं, तो कितने टोटल परम्यूटेशन बन जाएंगे, ये फार्मूला मुझे लाकर दे देता है। ये फार्मूला बता रहा है 6 और मेरा रिजल्ट भी कितना आया है? 6 आया। हमारे कहानी ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर मैं यहाँ पर परम्यूटेशन के साथ जब जाता हूँ तो एक कंप्यूट जो कॉम्बिनेशन है सर वो भी है, उसको भी देखो। तो कॉम्बिनेशंस नाम का एक फंक्शन है, कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस। अब इसके टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग? 3। यानी कि सेम अगर मैं आर की वैल्यू कर दूं 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसके 6 बनेंगे, इसके 3 बनेंगे। 3 कौन से बने? ये बने। अब इनके डिफरेंस को समझिए, घर जाकर छोटे भाई बहन होंगे उनको पढ़ा सकते हो आसानी से। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस, पहला डिफरेंस, हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो ऑर्डर को हमारा मैटर करता है। यानी कि अगर 1 2 बन चुका है तो 2 1 नाम से नहीं बनेगा। यानी कि उसके लिए जो ऑर्डर है वो मैटर करेगा कि अगर 1 2 आ गया है तो 2 1 हमारा नहीं आएगा। लेकिन जो परम्यूटेशन है अगर उसमें 1 2 आ गया है तो 2 1 अलग माना जाएगा, सेम ऑर्डर माना नहीं जाएगा। तो यानी कि एक जो कॉम्बिनेशन आता है उसमें जो डिजिट हो गई यूज, अब उसका यूज करके उसका उल्टा करके कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, लेकिन परम्यूटेशन में ऐसा हमारा होता है। यानी कि कॉम्बिनेशन से ज्यादा क्या बन सकते हैं सेम डेटा के? परम्यूटेशंस बनाए जा सकते हैं। परम्यूटेशन में भी क्या लिमिटेशन है? सेम नंबर का रिपीट करके पैटर्न नहीं बनता है। देखो ऐसा भी तो हो सकता है 1 1, किसी भी परम्यूटेशन में आप रिपीट नहीं देखेंगे, किसी भी डिजिट को रिपीट होते हुए आप नहीं देखेंगे। इसका मतलब अभी भी पॉसिबिलिटी है कि मैं कुछ ऐसा गणित सोचूं जिसमें 1 1 2 2 3 3 ये भी आए, तभी और ज्यादा संख्या बन जाएंगी, 6 से हो सकता है 9 चला जाऊं मैं। समझ में आ रही है कहानी? तो अब यहां से एक और गणित का कॉन्सेप्ट आता है। अब हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे वरना हम अलग दुनिया में चले जाएंगे, प्रोग्रामर ही बनकर रहेंगे। और उसका नाम है कार्टिजन प्रोडक्ट। और कार्टिजन प्रोडक्ट का जो फंक्शन है उसका नाम है प्रोडक्ट। ठीक है। और यहाँ पर इसमें आर की जगह जो आर्गुमेंट यूज होता है वो शायद दूसरा है। एक बार चेक कर, एरर आएगी। आर्गुमेंट का नाम देखो क्या बता रहा है, सिर्फ इनवैलिड बता रहा है, सजेस्ट नहीं कर रहा है क्या ले। अब उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हेल्प लगाकर एक बार पढ़ लेना चाहिए कि इसका आर्गुमेंट क्या है। आई गेस लेंथ होगा। लेंथ भी काम करो, हेल्प लगाकर पहले पढ़ा। डेटा टूल्स डॉट
रिपीट नाम से, रिपीट। रिपीट, हमने कहा 2 बार हम रिपीट करना चाहते हैं, तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो निकल कर आएगा। एक एक प्रोडक्ट को हम लोग प्रिंट करा कर देख लेते हैं। पर संख्या बढ़ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कॉम्बिनेशन सबसे कम अरेंजमेंट हमें देगा, परम्यूटेशन उससे ज्यादा अरेंजमेंट देगा, प्रोडक्ट सारे पॉसिबल अरेंजमेंट हमें दे सकता है जो आप कहेंगे उसके हिसाब से। अब मैं जो प्रोग्राम बनाकर आपको रन करा कर दिखा रहा हूँ, चेक करके बताना आपका एटीएम का पिन आ गया कि नहीं आ गया। आप एटीएम का पिन बनाओगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 डिजिट का होता है। अभी जीरो से जितने भी होंगे सब आ रहे हैं, फिर 1 से आएंगे, फिर 2 से आएंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, इस तरह से हमारे आते जाएंगे। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ इटरेशन आपने एक्सीड कर लिया, तो नॉट रेस्पॉन्डिंग में चला गया, जाना नहीं चाहिए था, सारे जो पॉसिबल कमीशन है वो आने चाहिए। ये प्रोग्राम कौन सा था मेरा, 229। मैं इसको पुराने वर्जन पर चला करते, 3.11 पर तो चलेगा। देखते हैं शायद। हाँ स्पीड ज़्यादा है, फटाफट देखो। आ ही गए होंगे किसी न किसी के, ढूंढो, कोई बताएगा थोड़ी अब। मेरा तो निकल गया। चलो, मतलब गणित है तो सब कुछ है, आपको गणित में कंट्रोल है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जितनी भी चीजें बन, जितने भी हैकर होते हैं ना, उन हैकर को दो ही नॉलेज होती है, एक गणित की और नेटवर्किंग। गणित से वो लॉजिक सोच पाते हैं कि किसी काम को कैसे कर सकते हैं। नेटवर्किंग से वो दूसरे के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, बैठे कहीं पर हैं, एंटर कहीं और कर गए। जैसे असुर 2 देखी है, असुर 2 के लास्ट एपिसोड देखे हैं? वही, या मैट्रिक्स मूवी जो आई थी हॉलीवुड वाली, ठीक है। हाँ, तो इस तरह की हॉलीवुड बॉलीवुड की बहुत मूवीज हैं आपने जो देखी होंगी, जहाँ सारा काम डेटा और डेटा पे लगाई गणित, और जो चाहा वो कर लिया। चलो, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पाइथन के अंदर ये कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। अब सोचो सर, फिर ऐसे आपके बताए गए कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो सारे बैंक बेकार हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे सारे ये। मैं बैंक को किसी भी किसी के भी अकाउंट का पासवर्ड इस तरह से लूप के अंदर बार बार हिट करता रहूंगा, तो यहाँ से लूप के अंदर एक हमारे पास अरेंजमेंट बनकर आया और रिक्वेस्ट कर दिया बैंक के लिए, हिट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो लूप दोबारा चलेगा, फिर से चले जाएंगे बैंक के सर्वर के पास। तो ऐसे कभी ना कभी तो हिट हो ही जाएगा आपका। हैकर क्या कर रहा है, ही तो कर रहा है, लूप के अंदर से जो जो जनरेट होता जा रहा है हिट करता जा रहा है सर्वर के लिए। बैंक वाले भी तो इंसान ही हैं, वो भी तो प्रोग्रामर है, वो भी जानते हैं इस बात। बैंक वाले इसलिए क्या बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि पासवर्ड कम से कम 10 करेक्टर का रखो या 12 करेक्टर का रखो, क्योंकि 12 करेक्टर के कॉम्बिनेशन बनाने में टाइम बहुत लगेगा। अब देखना, यही प्रोग्राम मैंने 4 का बनाया, यही प्रोग्राम अगर मैं 6 का बना दूं तो इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा।
देखो, प्रोग्राम चल रहा है, रुका नहीं है अभी। जब मैंने 4 से 6 डिजिट करी है, टाइम डबल से ज्यादा लग गया। चल ही रहा है अभी। तो बैंक वाला ये कह रहा है कि अगर 12 कैरेक्टर का पासवर्ड रखोगे, अब सोचो 12 कैरेक्टर में आपको अल्फाबेट भी अलाउड है, 26 डिजिट भी अलाउड है, सिंबल भी अलाउड है, स्पेशल सिंबल लगाने जरूरी है। यानी कि अगर मैं 12 कैरेक्टर का पासवर्ड रखूं और उन 12 कैरेक्टर को मैं कहां से निकाल लूं, 100 के सेट में से निकाल लूं, तो सारे अरेंजमेंट बनाने में जो प्रोग्राम चलेगा वो भी तो टाइम लेगा। जैसे सर 30 सेकंड तो हो ही चुके, प्रोग्राम चल ही रहा है अभी आपका। और अभी आपका बस कितने का, 6 का है। और कितने में से 6 का निकाल रहे हो, 10 में से 6 निकाल रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ 100 रखो वहां पे, 100 में से 12 निकालो। तो वो प्रोग्राम चलते चलते 6 महीने चला जाएगा, तब जाके सारे अरेंजमेंट निकल कर आएंगे। 1 मिनट से ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो बैंक वाला 6 महीने होते ही क्या बोलेगा, बदलो पासवर्ड। उन्हें पता है कि जो आपने पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को अगर एक प्रोग्राम से जनरेट किया जा रहा होगा, तो वो प्रोग्राम भी 6 महीने चलेगा, तब जाके सारे अरेंजमेंट बन पाएंगे। उससे पहले वो प्रोग्राम भी नहीं बना सकता। तो इसलिए 6 महीने के बाद आपसे तुरंत क्या कहते हैं, बदलो पासवर्ड। और हम कहते हैं परेशान कर रहे हैं बैंक वाले, हमारे लिए परेशान नहीं कर रहे हैं, वो गणित की कहानी चला रहे हैं। वो गणित जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपसे कहा जाए किसी का बैड लक, कि वो प्रोग्राम जब इतने अरेंजमेंट जनरेट करेगा लाखों करोड़ों, पहले ही हिट हो गया, तो बैड लक है आपका, हिट हो गया था। क्योंकि 3 के बाद तो बैंक ब्लॉक कर देगा। वो समझ जाएगा कि प्रोग्राम आ गया है, कोई इंसान है ही नहीं है। जैसे ही आप 3 के बाद चौथा अटेम्प्ट करने जाएंगे, 24 घंटे बाद आना, या जाओ पहले बैंक जाके इनेबल करा के आओ। लेकिन सर वो 3 के पहले ही जो पहला अरेंजमेंट बनकर आया वही मेरा हिट हो गया, तो नसीब खराब है आपका। कोई अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए वो क्या लगा रहे हैं, कैप्चा। कैप्चा में बताओ 3+9 कितना होता है, या देख के बताओ इसमें सिग्नल कहाँ पर है, या बताओ इसमें कार कहाँ पे है, बताओ इसमें एक जैसी शेप कहाँ कहाँ पर है। तो वो ऐसी चीजें आपसे पूछते हैं। यानी कि आज ये हो गया बैंकिंग का सिक्योरिटी सिस्टम, कि आप अपना अकाउंट एक्सेस जब करना चाहोगे तो कई बार में कर पाओगे, पहली बार में आपसे होगा भी नहीं। इतने सिक्योरिटी लगा रखी है, क्या पासवर्ड दो, अब ओटीपी दो, अब कैप्चा दो, अब इसमें ये सेलेक्ट करो, अब इसमें वो सेलेक्ट करो। ये सब हमारी सेफ्टी के लिए तो करना है, और क्या। जितना आसान कर देंगे, आप अपने आप के लिए सोचोगे सर आसान कर दो, तो हैकर के लिए तो और आसान हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो तो अभी फिलहाल आज इतना रखेंगे, कल ऑफ रहेगा। परसों मिलेंगे, परसों और मॉड्यूल पढ़ेंगे, और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं पाइथन में।